रोहिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा यूट्यूब श्रृंखला चल रही थी जिसमें राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन टाइप देख रहे थे और आज का अपना टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, जो कि लास्ट 2 क्लास में चल रहा था। उसी के रिगार्डिंग हमारी चर्चा रहने वाली है। हमने कृषि परिदृश्य से भू उपयोग तथा प्रचलित जोत धारक, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, जो कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार है। इसकी स्टार्टिंग 12 दिसंबर 2019 को यह पॉलिसी शुरू की गई थी। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहली विशेषता है समूह आधारित कार्य प्रणाली के द्वारा फसल कटाई के बाद जो हानि होती है उसको कम करना। समूह आधारित कृषि प्रणाली के तहत जो फसल कटाई के बाद हानि होती है उसको कम करना इसका एक उद्देश्य है। दूसरा है कृषकों एवं उनके संगठनों, FPO, कृषकों तथा उनके संगठनों की पार्टिसिपेशन, सहभागिता को बढ़ाना तथा उसको उनकी सहभागिता के लिए किस तरह कदम उठाए जाए उसकी चर्चा। तीसरा है कृषकों की आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला में डायरेक्ट भागीदारी बढ़ाते हुए उनकी इनकम को बढ़ाना, उनकी आय को किस तरह बढ़ाया जा सकता है उसके रिगार्डिंग आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ावा देना। चौथी विशेषता है इसकी उत्पादन बहुलता वाले। बहुत सारी राजस्थान में ऐसी फसलें हैं जिनकी यहाँ पे बहुलता है, क्षेत्र विशेष में उनका उत्पादकता अधिक होती है। उसी के रिगार्डिंग फसलों के मूल्य संवर्धन तथा उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना। राजस्थान में उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलों को उनके मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग रीजन्स या एरिया है उनको प्रशिक्षित पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर किस तरह रोजगार का सृजन किया जा सकता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 5 विशेषताएं हैं जिनमें फसल कटाई के बाद जो हानि होती है, जो लॉसेज होते हैं उनको किस तरह डिक्रीज किया जाए। दूसरा जो कृषक तथा उनके संगठन है उनके पार्टिसिपेशन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। तीसरा उनकी आपूर्ति तथा मूल्य संवर्धन, कृषकों के रिगार्डिंग उनकी आपूर्ति तथा मूल्य संवर्धन श्रृंखला में उनकी डायरेक्ट भागीदारी को बढ़ाना है जिससे उनके इनकम को बढ़ाया जा सके। फिर है राज्य में फसल उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलें हैं उनके निर्यात को तथा संवर्धन को प्रोत्साहन। और लास्ट था खाद्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उनको प्रशिक्षित पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर एम्प्लॉयमेंट का सृजन करा, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये 5 विशेषताएं हैं जो कि पॉलिसी है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, और यह 12 दिसंबर 2019 से शुरू हुई थी। फिर इसके कुछ प्रोविजंस है, फाइनेंशियल प्रोविजंस, वित्तीय सहायता के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं उनको हम देखते हैं। पहला है पूंजी अनुदान के रिगार्डिंग। दूसरा कृषकों को केंद्र सरकार से अतिरिक्त जो अनुदान है, अतिरिक्त सहायता मिलती है उसी से संबंधित है। तीसरा ब्याज सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है बिजली दर कि किस तरह कृषकों को बिजली दरों में छूट दी जाती है या फिर अनुदान दिया जाता है। अगला है परिवहन, निर्यात, प्रसंस्करण, जैविक कृषि उत्पाद के रिगार्डिंग। तो यह टोटल 6 पॉइंट है जो इस नीति के तहत वित्तीय सहायता के प्रावधान है। तो पहला है पूंजी अनुदान
के रिगार्डिंग। और पूंजी अनुदान के रिगार्डिंग हम देखते हैं एससी या एसटी, एससी या एसटी द्वारा जो स्वामित्व वाले हैं, जिनमें उनकी भागीदारी या उनका स्वामित्व 100% है, वहाँ पे ऐसे संगठनों को 75% की दर से 150 लाख रुपए तक का पूंजी अनुदान दिया जाता है, पूंजी अनुदान दिया जाता है। ऐसे पूंजीगत लागत वाले उद्यम है, स्वामित्व वाले, जिनमें 100% भागीदारी एससी या एसटी को बिलोंग होती है, वहाँ पे 75% की दर से अधिकतम 150 लाख रुपए की अनुदान दिया जाता है। जो अन्य पात्र उद्यमी होते हैं उनको 50% की दर से 150, एससी एसटी के लिए 75%, वहीं अन्य उद्यमियों के लिए 150 लाख रुपए की सीमा है, लेकिन उसमें दर है 50%। फिर अन्य कृषकों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता, इसमें 10% की दर से 50 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो अतिरिक्त अनुदान है वो 10% अनुदान, 10% की दर से 50 लाख रुपए तक अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। फिर ब्याज सब्सिडी है, परिचालन लागत को कम करने के लिए टर्म लोन पर 5%, टर्म लोन होता है परिचालन लागत को कम करने के लिए, तो ब्याज दर है वो यहाँ पे 5% की सब्सिडी दी जाती है। जबकि जनजाति उप योजना क्षेत्र या जो पिछड़े जिलों में एससी एसटी जनजाति के किसान है, जहाँ पे इनकी स्वामित्व है 100% है, या महिला उद्यमी या युवा उद्यमी जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, यहाँ पे एज का प्रोविजन शामिल किया हुआ है कि उनकी एज 35 वर्ष से कम है, उनको 1% अतिरिक्त अनुदान। तो जनजाति उप योजना क्षेत्र, पिछड़े जिलों में एससी एसटी या फिर महिला उद्यमी या युवा उद्यमी जिनकी आयु 35 वर्ष, उनके लिए ब्याज सब्सिडी है 6%, जबकि अन्य के लिए यह है 5%। फिर बिजली दरों में 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए की अधिकतम मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए। वहीं हम यदि अधिकतम सीमा के साथ 5 वर्ष ये रहे 5, तथा यहाँ पे जो कैपिटल या जो पूंजी है वो है 5 लाख, और साथ ही 1 रुपये प्रति किलोवाट KWH 1 रुपये प्रति किलोवाट की दर से बिजली अनुदान दिया जाता है। जब 2 लाख रुपए होते हैं 5 वर्ष के लिए, तब तो प्रति किलोवाट 1 रुपये दिया जाता है। वहीं यदि बिजली की दर है, यदि 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ है, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करने के लिए 30% अनुदान, या तो हम 30% अनुदान का प्रावधान रख सकते हैं, या फिर 5 वर्षों के लिए 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ 1 रुपया किलोवाट प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दर अनुदान प्रदान किया जाता है। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। तीसरा है परिवहन के लिए, यदि राज्य में कोई फल सब्जियां या फूलों को अन्य राज्य के बाजारों में निर्यात किया जाता है या ले जाने के लिए यदि उनकी डिस्टेंस 300 किलोमीटर से अधिक है, तो परिवहन के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष, एक होता है सामान्य स्थिति के लिए, वहीं दूसरा होता है जैविक उत्पाद के लिए। तो सामान्य उत्पाद के लिए 10 लाख रुपए, वहीं जैविक उत्पाद के लिए 15 लाख रुपए, जनरल के लिए 10 लाख रुपए तथा ऑर्गेनिक के लिए 15 लाख रुपए तक का 5 वर्ष के लिए ग्रांट दिया जाता है। फिर हम देखते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात। कच्चे कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए यदि किराए में 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान, कच्चे कृषि उत्पाद को यदि निर्यात किया जाता है तो प्रति वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान ग्रांट परमिशन किया जाता है। फिर अपना नेक्स्ट है प्रसंस्कृत जैविक कृषि उत्पाद, जो प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद है, उनके लिए निर्यात पर 3 वर्ष, जबकि इनमें प्रति वर्ष था।
निर्यात यदि कच्चे कृषि उत्पाद को सामान्य थे 1 वर्ष के लिए था, वहीं यदि प्रसंस्कृत जैविक कृषि उत्पाद है तो इनका ड्यूरेशन है 3 वर्ष तथा इनकी अमाउंट है 15 लाख रुपए। वहीं यदि जैविक उत्पाद है जो प्रसंस्कृत नहीं है तो 5 वर्ष के लिए इनका ग्रांट है 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तथा 20 लाख रुपए। फिर अपना है अवसंरचनात्मक विकास हेतु, जैसे अपना टॉपिक था एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कृषि विपणन। तो उसके अवसंरचनात्मक विकास हेतु कौन से कदम या स्टेप्स लिए गए हैं। पहला, रिक्को द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई है, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर। जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर, अलवर। जोधपुर में बोरानाडा क्षेत्र में, बोरानाडा हवाई अड्डा भी है और यहीं पे रिक्को द्वारा एग्रो फूड पार्क बोरानाडा जोधपुर में, रानपुर कोटा में तथा अलवर श्री गंगानगर में। जैसे जोधपुर में, दूसरा कोटा में, तीसरा अलवर में और चौथा श्री गंगानगर में। यहाँ पे रिक्को द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई। वहीं बजट 2021 में 21-22 में बजट 2021-22 में प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेगा फूड पार्क, भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क जो कि अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, रूपनगढ़, अजमेर, मथानिया, जोधपुर, पलाना, बीकानेर। पहला था एग्रो फूड पार्क, दूसरा मिनी फूड पार्क तथा भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क जो कि रूपनगढ़, अजमेर, मथानिया, जोधपुर, पलाना, बीकानेर। ये अवसंरचनात्मक विकास हेतु राजस्थान सरकार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम है। फिर हम देखते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग PMFME योजना का मंत्रालय या मिनिस्ट्री है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री है। वहीं राजस्थान में नोडल एजेंसी बनाया गया है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राजस्थान में नोडल एजेंसी बनाया गया। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान में नोडल एजेंसी है, जबकि मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जो ये योजना है या नीति है, इसका उद्देश्य क्या है? देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए कदम उठाना। जो देश में अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र है, उनके उन्नयन के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस योजना के माध्यम से कदम उठाए जाते हैं। इसमें वाराणस सेंटर एंड 60-40, वाराणस केंद्र और राज्य दोनों का, केंद्र सरकार का योगदान है 60%, वहीं राजस्थान सरकार का योगदान है 40%। इसकी टाइम ड्यूरेशन कार्यावधि है 5 वर्ष, जो कि 2020-21 से 2024-25। इसकी कार्यावधि है 5 वर्ष, जो कि 2020-21 से 2024-25 तक। फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना यह राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा संचालित की जाती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा यह योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कृषि उत्पादन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका को सम्मान देते हुए उनके द्वारा जो उपज उत्पादित की जाती है तथा विपणन में, मार्केटिंग में उनकी जो
एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, उनकी सक्रिय भागीदारी होती है मार्केटिंग। उसी के मद्देनजर राजस्थान द्वारा जो कृषि उपज मंडी है, कृषि उपज मंडी समितियों में महिलाओं के द्वारा, उनके द्वारा जो उपज विक्रय की जाती है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई भुगतान को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ कि कृषि उपज में या फिर कृषि उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना तथा जो मार्केटिंग में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है उसी को और ज़्यादा बढ़ाते हुए ई भुगतान प्राप्त करने की सुविधा शुरू करना। और इसमें प्रावधान है ई विक्रय के बाद पहले ये 50,000 रुपये से अधिक पे 500 रुपये थे तथा 1 लाख से अधिक पे 1,000 रुपये थे। तो वर्तमान में यह है 50,000 से अधिक होने पर 1,000 रुपये डायरेक्ट बैंक खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बैंक खातों में हस्तांतरण किए जाते हैं। ये आज के हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में हमारा था मार्केटिंग, विपणन। एग्रीकल्चर विपणन के रिगार्डिंग जितने संभावित फैक्ट्स हो सकते थे वो किसी स्कीम के रिगार्डिंग या फिर पॉलिसी या फिर कोई फंड इत्यादि के माध्यम से सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे थे उनके रिगार्डिंग अपनी चर्चा थी। आगे की क्लास में हम वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन, इसके रिगार्डिंग अपनी चर्चा रहने वाली है, जिसमें हम देखेंगे भूमिगत जल, सतही जल, भूमिगत जल, सतही जल या फिर राजस्थान सरकार में जैसे ERCP है या फिर जल आपूर्ति या फिर झीलों के निर्माण हेतु या फिर कोई डैम्स या बांध आदि के रिगार्डिंग सरकार द्वारा आर्थिक समीक्षा 2023 में या बजट में जो घोषणाएं की गई है उसके संबंध में अपनी आगामी चर्चा रहने वाली है। अभी तक हमने राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 में पहला चैप्टर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वृहद ट्रेंड्स थे उनको देखा था। दूसरा अपना एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर चल रहा है, जिसमें आगामी कक्षाओं में हम यह टॉपिक कंप्लीट करते हुए जितने संभावित, जैसे अभी हाल ही में RPSC द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं उनको इंक्लूड करेंगे तथा साथ ही जो संभावित क्वेश्चन और हो सकते हैं वो MCQs के माध्यम से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।